बर्तानिया के साइबर सिक्योरिटी मरकज़ ने एक खतरनाक नेटवर्क वायरस खो दिया है। जब यह गलत हाथों में चला जाएगा तो पूरी दुनिया एक बेमिसाल बहरान में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन कानूनी शार्क को यह जानकर खौफ हुआ कि इसकी बीवी बहुत मुमकिना तौर पर वो अंदरूनी शख्स है जिसने वायरस चोरी किया। वो कौमी फर्ज और इज़्दिवाजी वादों के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर है। क्या उसे कौम के साथ वफादार रहना चाहिए या अपनी बीवी पर भरोसा करना चाहिए? मजीद बात नहीं, आइए यहाँ से शुरू करते हैं। मर्द मरकजी किरदार का नाम जॉर्ज है, जो एक सीनियर एजेंट है। इस रात वो अपने आला अफसर से खुफिया मुलाकात के लिए गया। बार में शोर मचाती भीड़ के दरमियान से गुजरते हुए और फिर बेतरतीब डांस फ्लोर के अर्द गिर्द जॉर्ज आखिरकार अपने आला अफसर से मिला। दोनों बाहर गए ताकि तफसील से बात कर सके। दूसरे शख्स ने जॉर्ज को बताया कि इसके ख्यालात दुरुस्त थे। वाकई टीम के अंदर एक गद्दार जाहिर हुआ था। जॉर्ज ने कागज का टुकड़ा लिया। इस पर 5 मुश्तबा अफराद के नाम थे और उसकी बीवी कैथरीन इस फहरिस्त में शामिल थी। आला अफसर ने जो वजह दी वो बहुत सादा थी। कैथरीन भी एक सीनियर एजेंट है, इसके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस, मकसद और सलाहियत है। वो सिर्फ सच्चाई की रिपोर्ट कर सकता था। पहले बर्तानिया के साइबर सिक्योरिटी मरकज़ ने एक अहम कलीदी आला सेविरोस खो दिया था। एक बार जब सेविरोस को मंसूबाबंदी के मुताबिक तैनात कर दिया जाएगा तो हजारों बेगुनाह लोग अपनी जानें खो देंगे। लेकिन जॉर्ज ने अपने आला अफसर से एक हफ्ता देने की दरख्वास्त की। वो यकीनन गद्दार को ढूंढ लेगा। तबादले की शर्त यह थी कि आला अफसर आर्जी तौर पर फहरिस्त की रिपोर्ट न करे। आला अफसर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आखिरकार रजामंदी में सर हिला दिया। उन्हें तवक्को नहीं थी कि उनकी ये मुलाकात मुकम्मल तौर पर किसी ने देख ली थी। कुछ दिन बाद जॉर्ज ने पार्टी के लिए खाने तैयार कर लिए, फिर ऊपर जाकर अपनी बीवी कैथरीन को ढूंढा। गद्दार को पकड़ने के लिए जॉर्ज ने फहरिस्त में शामिल लोगों को एक डिनर में मदऊ किया। जॉर्ज और कैथरीन समेत डिनर में कल 6 लोग थे। कैथरीन को भी मालूम था कि तंजीम में एक गद्दार मौजूद है। उसने असल में सोचा था कि जॉर्ज झूठ पकड़ने वाली मशीन से शुरू करेगा, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर जॉर्ज ने एक ज्यादा मोहतात तरीका मुंतखब किया। जॉर्ज ने कैथरीन से कहा कि वो भारतीय चने का सालन न खाए क्योंकि इसमें उसने सच बोलने वाली दवा डाल दी थी। ये सुनकर कैथरीन ने तवक्कुफ किया, फिर समझने का इशारा देने के लिए सर हिला दिया। आखिरकार इनमें से कोई झूठ बोल रहा था। इसी दौरान 4 मदऊ मेहमान इकट्ठे हुए। इनमें से सियाफाम खातून ने कुछ तजस्सुस के साथ पूछा कि वो इस वक्त क्यों जमा हो रहे हैं, क्यों सिर्फ उन 4 को मदऊ किया गया है और सिर्फ 24 घंटे पहले इत्तला दी गई। लेकिन जेम्स को यह मामूली लगा क्योंकि वो सब एक ही मैदान में काम करते थे। 2 शादीशुदा जोड़े थे। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसका मवाजना शौकिया लोग कर सकते। कुछ देर बाद चारों जॉर्ज के घर पहुंच गए। जब रात के खाने का आगाज हुआ तो कैथरीन ने गुफ्तगू की क़ियादत की और बताया कि किस तरह इसने 2012 में शामी साइबर जंग में हिस्सा लिया, जब इसने दुश्मन के मरकजी रोटर में दाखिल होने के लिए कोड लिखा जिससे पूरा निज़ाम मफलूज हो गया। ये सुनकर उलिरिसा फौरन हैरान रह गई। उसने पहले भी वो इंतहाई पेचीदा कोड देखा था और यह तवक्को नहीं की थी कि यह हमेशा से कैथरीन का था। पार्टी में शिरकत करने वाले चारों मेहमानों ने भारतीय चने का सालन खाया था जिसमें सच बोलने वाला सीरम शामिल था और जो बातें वो कह रहे थे वो दिन बदन ज्यादा जुर्रतमंदाना होती जा रही थी। गोल चेहरे वाले शख्स जिसका नाम फरीदी था ने अचानक इंकिशाफ किया कि जॉर्ज ने अपने वालिद की निगरानी की थी और उसका वालिद एक औरतबाज था जो अक्सर धोखा देता था और शाज ओ नादिर ही खुद को रोक पाता था। वो एक आला सतही इंटेलिजेंस माहिर था जो बहुत एहतियात से काम करता था और उसने अपनी तकरीबन पूरी जिंदगी इंटेलिजेंस के काम के लिए वक्फ कर दी थी। लिहाजा इसकी आम शहरी बीवी बुनियादी तौर पर कोई सबूत हासिल नहीं कर सकती थी। लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर बेटा जो कि एक एजेंट था ने कार्रवाई की। इसके बाद जॉर्ज ने अपने वालिद के अफेयर की वीडियो सबूत फिल्माई और उसे इतवार के खानदानी खाने के दौरान चलाया। उसने मुकम्मल तौर पर उसके वालिद के कैरियर और शादी को बर्बाद कर दिया। आखिरकार कौन ऐसा इंटेलिजेंस माहिर रखना चाहेगा जिसे एक बच्चे ने शिकस्त दे दी हो। जॉर्ज जो कि अंदाजा लगा रहा था कि दवा का असर होने वाला है ने तजवीज दी। सब लोग एक छोटा सा खेल खेले। सब लोग मेज के गिर्द बैठ गए। हर शख्स ने जैसे नए साल की करारदाद बनाते हैं अपने दाएं तरफ वाले शख्स के लिए एक करारदाद बनाई। मिसाल के तौर पर कोई जाती मसला हल करने के लिए जैसे सिगरेट नोशी छोड़ना। खेल शुरू हुआ। बहुत जल्द ब्लैक औरत की बारी आ गई। ब्लैक औरत शोबे की सरबराह थी। इसके दाएं तरफ वाला शख्स जेम्स एक बहुत ही पुरजोश मुलाजिम था। लिहाजा ब्लैक औरत ने जो करारदाद पेश की वो ये थी कि जेम्स को हर वक्त नंबर 1 की जगह के लिए कोशिश करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जेम्स ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्करा कर टाल दिया। लेकिन फौरन बाद शाम का सबसे बड़ा तनाज़ा फूट पड़ा जो जूड़े क्लारिसा और फरीदी के दरमियान हुआ। फरीदी जब उसकी बदमालियां सबके सामने जाहिर हुईं फौरन शर्मिंदगी और गुस्से की लहर महसूस करने लगा
फौरन बाद उसने ये गुस्सा अपनी बीवी पर निकाला, इसलिए इसने क्लारिसा पर ज़बानी हमला करना शुरू कर दिया। पहले तो अफेयर से इनकार किया, क्लारिसा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक मेहरबान आदमी को बदनाम कर रही है जो वाकई इससे मोहब्बत करता था और उसकी इज्जत करता था। जाहिर है इस किस्म का घटिया शख्स कभी खुद पर गौर नहीं करेगा। फिर इसने क्लारिसा के खानदानी मसाइल को इस्तेमाल करते हुए इस पर हमला किया, जानबूझकर क्लारिसा की कमजोरी को निशाना बनाया। लेकिन फंसी फरीदी को तवक्को नहीं थी कि जॉर्ज वहीं पर उसका पर्दाफाश कर देगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे जॉर्ज ने इसके वालिद का पर्दाफाश किया था। जॉर्ज ने बराह रास्त इस होटल का नाम बताया जहां फरीदी और उसकी मशूका अक्सर जाते थे। जॉर्ज को मालूम था कि फरीदी अक्सर मीटिंग वक्त अपनी मशूका से खुफिया मुलाकात के लिए इस्तेमाल करता था। क्लारिसा मजीद बर्दाश्त न कर सकी, उसने खाने के चाकू से फरीदी के हाथ पर जोर से वार किया। डिनर पार्टी बिलाखिर एक इंतहाई मुज़क्क़ाखेज़ अंदाज में ख़त्म हुई। जब सब लोग चले गए तो कैथरीन ने अंदाज़ा लगाया कि इसके शौहर ने दवा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती की थी। जॉर्ज ने उसकी तरदीद नहीं की, लेकिन जब वो बाकियात को साफ कर रहा था तो इसने कूड़े में एक फटा हुआ फिल्म का टिकट दरियाफ्त किया। लेकिन टिकट पर दिए गए वक्त के मुताबिक कैथरीन को इस वक्त बैरून मुल्क कारोबारी दौरे पर होना चाहिए था। क्या उसकी बीवी वाकई अंदरूनी शख्स हो सकती है? जॉर्ज ने अपने दिल में शक को दबा दिया, फौरन जाहिर नहीं किया। दरी असना जॉर्ज का अफसर शाज और नादिर ही घर जाता था, लेकिन जब इसने अपने हाथ में मौजूद शराब का गिलास खत्म किया तो इसका जिस्म बेकाबू होकर झटके खाने लगा और आखिरकार रात में अलमनाक तौर पर मर गया। अगले दिन जॉर्ज एक कदम पहले उठा और नाश्ता तैयार किया। उसने जाहिर किया कि कुछ नहीं हुआ और अपनी बीवी से पूछा कि क्या वो फिल्म देखने जाना चाहती है। कैथरीन ने जवाब दिया कि बुध को इसे एक दिन के लिए बैरून मुल्क कारोबारी दौरे पर जाना है। और जब इसने जॉर्ज को टिकट पर फिल्म का नाम लेते सुना तो उसने भी कहा कि इसने कभी इसके बारे में नहीं सुना। ताहम जॉर्ज ने चुपके से अपना मुलाजिम शनाख्ती कार्ड अपनी बीवी के हैंडबैग में डाल दिया जब वो नहीं देख रही थी। इसके बाद जॉर्ज वक्त पर काम पर पहुंच गया। उसने इस्तकबालिया को झूठ बोला कि वो अपना कार्ड भूल गया है और आर्जी पास हासिल करने के लिए अपनी ज़ाती शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया। जॉर्ज अभी दफ्तर की मंजिल पर दाखिल हुआ ही था कि फरीदी आया और उसे बताया कि आला अफसर गुज़िश्ता रात अचानक दिल की बीमारी से इंतकाल कर गए। लेकिन वो तो बहुत जवान था, से दिल की बीमारी कैसे हो सकती है? यकीनन कुछ मशकूक हो रहा था। फ्रीडी ने जॉर्ज से यह भी पूछा कि क्या उसे मालूम है कि आला अफसर हाल ही में क्या तहकीक कर रहे थे। जॉर्ज यकीनन किसी मुश्तबह अंदरूनी शख्स को नहीं बताएगा। फौरन बाद जॉर्ज कैथरीन के काम की मंजिल पर गया अपना मुलाजिम शनाख्ती कार्ड वापस लेने के लिए, क्योंकि कैथरीन कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग में थी। उसने अपना मुलाजिम शनाख्ती कार्ड जॉर्ज को दिया। फिर जॉर्ज बगैर रुके सीधा अपनी बीवी के दफ्तर चला गया। जॉर्ज ने पहले रबड़ के दस्ताने पहने ताकि उंगलियों के निशानात न छोड़े। फिर उसने फौरन कैथरीन का कंप्यूटर खोला और अपनी बीवी के हालिया शेड्यूल का जायजा लिया। उसने दरियाफ्त किया कि इसकी बीवी इस बुध को ज्यूरिख के कारोबारी दौरे पर जा रही है, यहाँ तक कि मखसूस नुकात भी निशान जद किए। जॉर्ज ने जल्दी से नुकात को रिकॉर्ड कर लिया। जब कैथरीन ने अपनी मीटिंग खत्म की तो वो पहले सियाफाम खातून के दफ्तर गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे तफसील से बातचीत कर रहे थे। सियाफाम खातून जो सिग्नल्स वारफेयर डिपार्टमेंट की इंचार्ज थीं को यह समझना और रिकॉर्ड करना जरूरी था कि आया एजेंट्स को कोई नफसियाती मसाइल हैं। कैथरीन ने सियाफाम खातून को बताया कि इसकी नींद अब भी बेकायदा है। हर रात इसे अब भी नींद में मदद के लिए 3 मिलीग्राम से कम लोराज़ेपियम इस्तेमाल करने की जरूरत होती थी। ये सुनकर सियाफाम खातून ने हल्का सा माथे पर बिल डाला। कैथरीन ने जो खुराक और इस्तेमाल बताया वो इस सतह से जरा नीचे था जिसकी रिपोर्ट करने की जरूरत थी, लिहाजा उसने शुबा किया कि कैथरीन असल सूरत हाल को छुपा रही है। कैथरीन ने फौरन उसकी तरदीद की, क्योंकि वो इस मामले में जानबूझकर धोखा नहीं देगी। ये देखकर सियाफाम खातून के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो सवालात खत्म कर दे और कैथरीन को काम पर वापस जाने दे। इसी वक्त जॉर्ज काम के बाद अपने मामूल के जंगली माहीगीरी के मकाम पर गया। माहीगीरी इसका दबाव कम करने का मुनफरिद तरीका था। जब वो मसाइल पर गौर करते हुए माहीगीरी करता तो अक्सर गैर मुतवक्के ख्यालात उभर आते। जॉर्ज ने एक छोटी कुश्ती को झेल के बीच में ले जाकर माहीगीरी की और पिछले चंद दिनों के वाकयात को याद करने लगा। गैर मुतवक्के तौर पर बदकिस्मती का सामना करते हुए इसकी माहीगीरी की लाइन टूट गई। जॉर्ज ने साहिल की तरफ सर घुमाया और दरियाफ्त किया कि जेम्स ने इसे दोबारा ढूंढ लिया है। वो जल्दी से साहिल की तरफ वापस आया। वाकई कुछ बड़ा वाकया पेश आया था। जेम्स ने कहा कि उनके मालियाती अमला हमेशा होम रेवेन्यू एंड कस्टम्स के साथ ताउन करता है, वक्ता फ़ौक़ता बैंकों और टैक्स हेवन ममालिक का जामे जायजा लेता है ताकि उनकी किसी वर्चुअल शनाख्त को बैरून मुल्क अकाउंट खोलने के लिए इस्तेमाल होने से रोका जा सके। पहले कभी कोई मसला नहीं हुआ था, लेकिन इस बार गैर मुतवक्के तौर पर उन्होंने दरियाफ्त किया कि किसी ने मार्गरेट के उर्फी नाम का इस्तेमाल करते हुए एक बैरून मुल्क अकाउंट खोला है। ये नाम 20 साल पहले फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से इस्तेमाल किया गया एक उर्फी नाम था जो वाज़े तौर पर डेटाबेस में ममनू था।
लेकिन सिर्फ कल ही अकाउंट से 7 मिलियन बरतानवी पाउंड की बड़ी रकम मुंतकिल की गई थी। लिहाजा इनमें से किसी ने एक खुफिया शनाख्त चोरी की थी और इस शनाख्त को इस्तेमाल करते हुए 7 मिलियन बरतानवी पाउंड वसूल किए थे, और इस बड़ी रकम की मुंतकली की मंजिल ज्यूरिख के अलावा कोई और नहीं थी। जॉर्ज का दिल धड़कने लगा। वाज़े तौर पर यह मामला एक बार फिर कैथरीन की तरफ इशारा कर रहा था। शाम को जोड़ा फिल्म देखने के लिए सिनेमा गया। फिल्म के दौरान जॉर्ज खामोशी से अपनी बीवी को देखता रहा और उसने दरियाफ्त किया कि वो वाकई इस फिल्म को पहले कभी नहीं देख चुकी थी। सुबह के वक्त जॉर्ज ने कैथरीन को इसके कारोबारी सफर के लिए ले जाया क्योंकि ये एक खुफिया ऑपरेशन से मुताल्लिक था। कैथरीन ने जॉर्ज को नहीं बताया कि वो ज्यूरिख क्यों जा रही है, लेकिन जॉर्ज अपनी बीवी के बारे में शक को खत्म करने के लिए यकीनी तौर पर सब कुछ वाजे करना चाहता था। लिहाजा वो रात को फौरन कुल्लीरिसा के घर गया, कुल्लीरिसा से एक एहसान मांगने के लिए। हालांकि फरीदी और कुल्लीरिसा ने इस रात बहुत शदीद झगड़ा किया था, लेकिन अब भी वो दोनों साथ थे। यही कहा जा सकता है कि वो एक दूसरे के लिए मौजूद थे क्योंकि कुल्लीरिसा हेडक्वार्टर की निगरानी की फुटेज की निगरानी की जिम्मेदार थी। जॉर्ज को अगली सुबह उसकी जरूरत थी कि वो निगरानी के जाविये को मुख्तसर तौर पर दोबारा तरतीब दे और यकीनी बनाए कि ये लॉक और रिकॉर्ड ना हो। ये सुनकर कुल्लीरिसा ने फौरन कहा कि वो ये नहीं कर सकती। जॉर्ज ने सब्र से वजाहत की कि मुख्तसर निगरानी की हवालगी के दौरान सेटेलाइट को बगैर किसी पता चलाए दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉर्ज ने एक पिछले मिशन के दौरान कामयाबी से ये कोशिश की थी। अगले दिन जॉर्ज जल्दी इस जगह पहुंच गया जो कुल्लीरिसा ने बताई थी। उसने कुल्लीरिसा को वो कोऑर्डिनेट्स बताए जो उसने रिकॉर्ड किए थे। फिलहाल इन दोनों के पास सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकंड थे। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कुल्लीरिसा ने जल्दी से सेटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए तलाश शुरू की। आखिरकार ज्यूरिख के किसी चौक में एक बेंच को तलाश कर लिया। फौरन बाद कैथरीन उनकी नजर में आ गई। कुल्लीरिसा ने फौरन एक फातिहाना इजहार चेहरे पर दिखाया क्योंकि इसने सोचा कि जॉर्ज को भी धोखा दिया जा रहा है। इसी वक्त एक आदमी कैथरीन के पास बैठ गया। जॉर्ज ने कुल्लीरिसा से कहा कि जूम करते रहो, फिर चेहरे की शनाख्त के साथ आगे बढ़ो। फिलहाल सिर्फ आखिरी मिनट का वक्त बाकी था, उन्हें जल्दी करनी थी। अगले ही लम्हे कुल्लीरिसा ने इस आदमी की शनाख्त मालूम की। इसका नाम कुलिकोव था, जो कि एक रूसी था। फिर कुल्लीरिसा ने लबखानी की एआई को इंटरफेस में शामिल किया। इसके बाद दोनों ने गुफ्तगू का मवाद सुना। कैथरीन कुलिकोव से कुछ खरीदती हुई नजर आ रही थी। चंद सेकंड बाकी देखकर कुल्लीरिसा ने ऑपरेशन खत्म करना चाहा, लेकिन उसने दरियाफ्त किया कि वो सिस्टम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती। घबराहट में उसने मौका खो दिया। अगरचे एआई को उनपलट करने के बाद वो कामयाबी से बाहर निकल गई। तस्वीर अब भी बड़े स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। जॉर्ज ने कुल्लीरिसा को घबराने से मना किया। पहले तमाम ऑपरेशन लागत को हज़फ करें, यकीनी बनाएं कि कोई निशान बाकी ना रहे। इसी वक्त फ्रीडी ने कंप्यूटर पर मवाद देखने के बाद जल्दी से जॉर्ज को फोन किया। जॉर्ज ने उसे देखने के बाद भी इंतहाई हैरान हुआ। फौरन बाद आला अफसर ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई। ये पता चला कि फेडरेशन हाल ही में एक रूसी जनरल वादीम की 24 जुलाई निगरानी कर रही थी। वो जलावतन जंगी सरदारों के एक नेटवर्क के साथ ताउन कर रहा था जो रूसी हुकूमत को गिराने की साजिश कर रहे थे, जो कि खराब जंगी इंतजाम की वजह से मुश्किलात का शिकार थी। अफवाहें थीं कि सीवर्स इसके हाथ में था, लेकिन अजीब बात यह है कि आज सुबह सवेरे जो सैटेलाइट इसकी निगरानी कर रहा था अचानक तब्दील हो गया, जिससे 2 मिनट की खिड़की बन गई। जब तक सब कुछ मामूल पर आया, वादीम बगैर किसी निशान के गायब हो चुका था। आखिर दुश्मन ने सैटेलाइट के ऐन वक्त की तब्दीली को कैसे जान लिया जब तक कि हेडक्वार्टर में कोई अंदरूनी शख्स ना हो। ये सुनकर जॉर्ज का दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बाहर निकल जाएगा। कौन सोच सकता था कि जो कुछ उसने और क्लारिसा ने किया था, उसने गैर इरादी तौर पर एक खतरनाक शख्सियत को जाने दिया। इस मौके पर लीडर ने दोबारा कुलिकोव का नाम लिया। ये पता चला कि कुलिकोव वादीम का मातहत था। इसके बाद लीडर ने निचले दर्जे के अमले को मीटिंग रूम से जाने को कहा। सिर्फ जॉर्ज, फ्रीडी और जेम्स को छोड़कर लीडर ने तीनों को बताया कि वादीम ने शायद सीवर्स हासिल कर लिया है, इसीलिए वो वादीम की निगरानी कर रहे थे। अगर वादीम सीवर्स को मास्को वापस ले जाने में कामयाब हो गया तो नताइज नाकाबिल तसव्वुर होंगे। सीवर्स एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है जिसे उन्होंने अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर तहकीक और तरक्की की है। इसे एयर गैप को बाईपास करने के लिए जिस्मानी तौर पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर में मुतारिफ कराना जरूरी है, लेकिन एक बार जब ये दाखिल हो जाए तो ये रिएक्टर कोर को लॉक डाउन और पिघला सकता है। एक इंतहाई खतरनाक साइबर हथियार। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि सीवर्स इमारत से बाहर नहीं जा सकता था, वरना अगर ये लीक हो जाता तो दूसरे ममालिक भी उसे जौहरी तबाही का सबब बनने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। उस वक्त अमरीकी सिक्योरिटी को एक इंतहाई बड़े खतरे का सामना करना पड़ता।
लेकिन अब किसी ने वादीम की तवज्जो हटाने में मदद की ताकि वो वायरस ड्राइव के साथ फरार हो सके। लीडर ने तीनों को हुक्म दिया कि वो जल्दी से अंदरूनी शख्स को तलाश करें, किसी भी जरूरी तरीके का इस्तेमाल करते हुए। मीटिंग के बाद जॉर्ज अभी भी हैरान था। उसने तवक्को नहीं की थी कि क्लैरिसा सीधा फरीडी के पास जाएगी और उसे सब कुछ बता देगी जिसके लिए जॉर्ज ने इससे मदद मांगी थी। कैथरीन वापस चली गई, लेकिन जब वो घर पहुंची, फ्रीडी पहले ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, इसे बता रहा था कि आज क्या हुआ था। अगर वादीम कामयाबी से मास्को वापस चला गया तो जॉर्ज को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुमकिना तौर पर 35 साल की कैद का सामना करना पड़ेगा। फिर फ्रीडी ने कैथरीन से पूछा कि क्या वो जानती है कि जॉर्ज ने इसकी निगरानी क्यों की थी, लेकिन कैथरीन को भी कुछ मालूम नहीं था। शाम को कैथरीन बिस्तर पर लेटी हुई थी। जॉर्ज अचानक पलट गया। ये जाहिर हुआ कि उसे लगा कि उसे फंसाया गया है। कैथरीन ने भी इत्तेफाक किया। वाज़े तौर पर ये जोड़े को निशाना बनाने की एक साजिश थी। कोई जॉर्ज के खिलाफ साजिश कर रहा था, ये सोच कर कि वो अपनी बीवी की हिफाजत के लिए कार्रवाई करेगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। इसी वजह से जॉर्ज जाल में फंस गया, गैर इरादी तौर पर वादीम को जाने दिया। अगर मजीद तहकीकात की जाए तो जॉर्ज को यकीनन गद्दार समझा जाएगा, और कैथरीन, जो अक्सर कालिक्वो के साथ मेल जोल रखती थी, यकीनन इस उलझन से बचना मुश्किल पाएगी। लेकिन यह जोड़ा कुदरती तौर पर बस बैठकर बर्बादी का इंतजार नहीं करेगा। अगले दिन जॉर्ज दोबारा जंगली माहीगीरी की जगह पर गया, लेकिन इस बार उसने खास तौर पर जेम्स को बुलाया। दोनों ने मिलकर पुश्ती में सवार होकर झील के बीच में गए। जॉर्ज ने जेम्स को बताया कि वो झूठ पकड़ने के टेस्टों की एक सीरीज का इंतजाम करने का इरादा रखता है। जेम्स ने एतराज नहीं किया, लेकिन इसने जॉर्ज से पूछा कि वो किसको अंदरूनी शख्स समझता है। जॉर्ज कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, ये फिलहाल गैर मुतय्यन है। जेम्स ने अचानक मौजू बदल दिया और पिछले बैंक वाक़ये के बारे में बात करने लगा। इसकी तहकीकात के मुताबिक इस दौरान मार्गरेट वो पासपोर्ट नाम था जो कैथरीन ने 2008 में इस्तेमाल किया था। फिर निज़ाम में कुछ गलतियां हुई। ये पासपोर्ट कई बार दोबारा इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि 10 साल तक गर्दिश में रहा। कम अज कम 40 से 50 दाखिला स्लैश खरूज के रिकॉर्ड्स ने इस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। इसी दौरान कैथरीन के जहन में एक मंसूबा था कि सांप को उसके बिल से बाहर निकाला जाए। उसने पहले क्लारिसा के पास जाकर इससे कुल्लिकोव के फ़ोन की हरकत का रास्ता फराहम करने को कहा। फिर इसने खुफिया तौर पर CIA में काम करने वाले एक अच्छे दोस्त से मुलाकात का इंतजाम किया। आखिरकार फिलहाल FBI के अंदर कोई भी गद्दार हो सकता है। ये पता चला कि कुल्लिकोव के साथ पिछली मुलाकात के बाद उसने खुफिया तौर पर इस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी, और इस बार उसने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए CIA को कौमी खतरे के इल्ज़ाम में कुल्लिकोव और वादीम को कत्ल करने के लिए एक खुदकुश ड्रोन भेजने के लिए कहा। इस तरह कोई भी इस पर रूसियों के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था, और यह सेवरोस की नकलो हमल को भी रोक देगा। यह कहा जा सकता है कि एक तीर से दो शिकार। फौरन बाद कैथरीन ने अपने आला अफसर आर्थर को एक सोशी शॉप में तलाश किया। वो अच्छी तरह समझती थी कि इस मामले में आर्थर का हाथ जरूर है, वरना उसकी और जॉर्ज की हैसियत को देखते हुए मातहतों के जरिए उन्हें कैसे नुकसान पहुंच सकता था। कैथरीन ने आर्थर को याद दिलाया कि उसे फौरन ऑपरेशन रोक देना चाहिए। आर्थर ने तंजिया हंसी के साथ कहा कि कैथरीन बहुत देर कर चुकी है और उसे CIA ड्रोन की सरगर्मी लाग चेक करने को कहा। कैथरीन का यह करना समझ में आता था। आखिरकार जब एक तबाही वाक़ई होती तो बेशुमार मासूम लोग नाहक मर जाते, चाहे आर्थर कितना ही गुस्से में हो। ये बेकार था। इसी वक्त एक ड्रोन कालिक्वो और वादीम की तरफ इंतहाई रफ्तार से जा रहा था, फिर सीधा एक बम गिरा दिया। शदीद धमाके ने दोनों को फौरन हलाक कर दिया। इसी दौरान जॉर्ज ने एक एक करके झूठ पकड़ने के टेस्ट शुरू किए। सवालात बुनियादी से लेकर गहराई तक गए। पूरे अमल के दौरान मुसलसल बदलते रहे। कभी कभार अचानक पूछते, क्या ये तुम थे जिन्होंने सेवरोस को चोरी किया? इस पूरे अमल के दौरान हर किसी के जज्बाती उतार चढ़ाव कंप्यूटर पर वफादारी से जाहिर हो रहे थे। लेकिन बहुत जल्द जॉर्ज ने कुछ गैर मामूली महसूस किया। दूसरों के जज्बाती उतार चढ़ाव शदीद थे, लेकिन सिर्फ क्लारिसा के इशारे बहुत मुस्तहकम रहे। क्लारिसा की सुकूनत बरक्स जॉर्ज के शक को बढ़ा गई। उसने फौरन शिद्दत बढ़ा दी। सवालात के बाद उसने जाना कि क्लारिसा ने झूठ पकड़ने के आलात को शिकस्त देने के बारे में किताबें पढ़ी थीं और अपने जज्बात को मुस्तहकम करने के लिए जिस्मानी रद्द अमल का इस्तेमाल किया था। टेस्ट खत्म करने के बाद जॉर्ज ने सबको दोबारा अपने घर खाने पर मदऊ किया। अगर आर्थर मास्टरमाइंड था तो उनके दरमियान एक साथी छुपा हुआ था। शाम का वक्त उसे पकड़ने का मौका था। बहुत जल्द सब पहुंच गए। कैथरीन ने कवायद का ऐलान किया। सब बारी बारी जॉर्ज के सवालात का जवाब देंगे और गलत जवाबात पर सजा दी जाएगी। उसने अपने बैग से एक पिस्तौल निकाली और साफ साफ कहा, आज रात कोई इस घर से बाहर नहीं जा सकेगा।
सियाफाम औरत ने तेजी से नोट किया कि मेज के नीचे का कालीन बदल दिया गया था। लगता है कि मेजबान मजाक नहीं कर रहे थे। मंजर पर माहौल फौरन मुंजमद नुक्ता पर पहुंच गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो सिर्फ बादल नखास्ता हिस्सा ले सकते थे। जॉर्ज ने सियाफाम औरत से पहले पूछा, तुमने फ्रीडी के साथ चक्कर कब शुरू किया? फ्रीडी की अफेयर पार्टनर सियाफाम औरत ने की। क्लारिसा को फौरन मतली की लहर महसूस हुई। सियाफाम औरत ने ईमानदारी से एतराफ़ किया कि यह तकरीबन 7-8 हफ्ते पहले की बात है। अगले फ्रीडी और क्लारिसा दोनों ने आजमाइश को बखूबी पास कर दिया। आखिर में सिर्फ जेम्स बाकी रह गया। जॉर्ज ने इससे पूछा, क्या इस रात तुमने जानबूझकर फिल्म का टिकट कोड़े में फेंका था ताकि जॉर्ज कैथरीन पर शक करे? जेम्स ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जॉर्ज ने इसे बेनकाब करना जारी रखा। इब्तदाई तौर पर यह यकीनन आर्थर था जिसने जेम्स को सीवर्स को चुराने का मंसूबा पेश किया, क्योंकि ये मास्को में सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद था और इस मौका से कैथरीन को मुलव्वस करने और जॉर्ज को खेल से बाहर करने का मौका भी मिल सकता था। वाकई एक तीर से 3 शिकार करने के मुतरादिफ था। बाद में जेम्स ने सीवर्स को चरा लिया और कैथरीन को जोरीच की तरफ रागिब किया ताकि वो समझे कि वो वहां सीवर्स वायरस को वापस लेने जा रही है। फिर इस रात उसने फिल्म का टिकट कोड़े में फेंक दिया, जिससे जॉर्ज को शक हुआ था कि वो कैथरीन के शेड्यूल का पता लगा सके। जेम्स ने अंदाजा लगाया कि जॉर्ज क्लारिसा से मदद मांगेगा ताकि सैटेलाइट को कैथरीन की निगरानी के लिए दोबारा हिदायत दी जा सके, फिर सैटेलाइट की निगरानी की खिड़की का मौका लेकर वादीम को जाने दे और आखिर में गद्दारी का इल्जाम जॉर्ज पर डाल दे। ये मंसूबा अगरचे चालाक था, लेकिन एक मोहलिक मसले को नजरअंदाज कर गया। जेम्स ने ज़ाती तौर पर म्यांमार में वो अकाउंट खोला था। फिर जॉर्ज ने तस्वीर का एक ढेर निकाला। उन पर जेम्स की म्यांमार के बैंक में मौजूदगी की तस्वीर थीं। ये देखकर जेम्स ने मजीद इनकार नहीं किया, बंदूक छीन ली और एतराफ़ किया कि इसने ये सब कुछ किया, लेकिन वही था जो सही था। ये वाज़े तौर पर रूस को कमज़ोर करने का एक बड़ा मौका था। इस मकसद के लिए उसने आला अफसर को जहर देकर मारने में भी हिचकिचाहट नहीं की। लेकिन अब जब तक वो एतराफ़ नहीं करता, ये सब महज कियास आराइयां हैं। लेकिन जॉर्ज का एकतरफा तौर पर जासूसी सैटेलाइट को दोबारा हिदायत देना एक हकीकत है जो उसके लिए बाकी जिंदगी जेल में गुजारने के लिए काफ़ी है। मित जता जेम्स को तवक्को नहीं थी कि जॉर्ज ये पुराना लूमड़ी खुफिया तौर पर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा चुका था और जो बंदूक उसके हाथ में थी वो नकली थी। सूरत हाल फौरन उलट गई। बाद में जॉर्ज ने जेम्स की लाश को कालीन में लपेटकर जंगली माहीगीरी की जगह पर फेंक दिया। आर्थर, जिसने गलती की थी, बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। सिर्फ जेम्स की गुमशुदगी को एक हादसा समझ सकता था। जॉर्ज और कैथरीन की जिंदगी मामूल पर आ गई। कहानी यहाँ खत्म होती है। ये फिल्म सिर्फ एक जासूसी मिशन नहीं है, बल्कि इंसानियत, शादी और वफादारी की तफ्तीश भी है। फिल्म एजेंट जोड़े के दरमियान एतमाद के बहरान पर मरकूज है, जो सियासी साजिशों और जज्बाती उलझनों से भरा हुआ जाल बांधती है। जब कैथरीन पर गद्दारी का इल्जाम लगता है, तो जॉर्ज को कौमी फर्ज और इज़दिवाजी वादों के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर किया जाता है। ये तरतीब रिवायती जासूसी फिल्मों की दो तरफा मुखालफतों से आगे बढ़ती है और करीबी ताल्लुकात में शक की खोज करती है कि ये किस तरह एतमाद की बुनियाद को तबाह करता है। इन नाजरीन के लिए जो सनसनीखेज एहसासात की तलाश में हैं, ये गैर तफरीही अंदाज कुछ खुश्क महसूस हो सकता है, लेकिन इन शायकीन के लिए जो गहरे प्लाट की कदर करते हैं, ये बिल्कुल इसी फिल्म की कीमती कदर है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? बराकरम वीडियो के नीचे तबसरा छोड़